नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। भारत अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में अमेरिका और भारतीय की बातचीत हुई है। और वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका सभी देशों से रूस के साथ बड़े हथियारों का लेन देन नहीं करने की अपील कर रहा है। और भारत और अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के दौरान ये पूछे जाने पर कि क्या वॉशिंगटन S-400 वायु रक्षा प्रणालियों की खरीद पर भारत पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रहा है, तो वहीं ब्लिंकन ने कहा कि हम सभी देशों से रूसी हथियार प्रणालियों के लिए बड़े नए लेन देन से बचने का आग्रह करते हैं। और वहीं विशेष रूप से उन हालात में जब रूस यूक्रेन में लगातार हमले कर रहा है और हमने अभी तक काटसा कानून के तहत संभावित प्रतिबंधों या संभावित छूट के बारे में कोई निर्धारण नहीं किया है। और वहीं जयशंकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सोमवार को भारतीय अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेने के लिए वॉशिंगटन पहुंचे थे। और वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने माना है कि सैन्य उपकरणों के व्यापार में भारत और रूस के बीच एक लंबा इतिहास और लंबा संबंध है और उस रिश्ते से ऐसे समय में जोर दिया जब हम भारत के लिए भागीदारी बनने में सक्षम और इच्छुक नहीं थे, और अब हम इस तरह के भागीदार बनने में सक्षम और इच्छुक हैं। और भारत के लिए पसंद का सुरक्षा भागीदार बनने के लिए एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के साथ सैन्य आधुनिकीकरण पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रहा है और भारत के लिए हथियार प्रणालियों को और अधिक किफायती बनाने के लिए वो तैयार है। और वहीं अब खबर पंजाब से है, जहां पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से कांग्रेस का आरोप है कि सीएम भगवंत मान सरकार की दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस का लगातार ये दावा कर रही है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब की सरकार पर नियंत्रण रख रहे हैं और इसी वजह से सरकार स्वतंत्रता से काम नहीं कर पा रही। और इस बीच कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वांडिंग ने बड़ा दावा किया है और उन्होंने दावा किया कि सीएम भगवंत मान और विद्युत मंत्री हरभजन की गैर मौजूदगी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बैठक की और अमरिंदर ने दावा यह भी किया कि इस बैठक में विद्युत सचिव दिलीप कुमार, दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और वहीं PSPCL अध्यक्ष बलदेव सिंह सरन भी उस बैठक में मौजूद थे। और वहीं अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया कि सीएम अनिरुद्ध तिवारी, विद्युत सचिव दिलीप कुमार और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, MP राघव चड्ढा और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन, PSPCL अध्यक्ष बलदेव सिंह सरन ने सीएम भगवंत मान और बिजली मंत्री हरभजन सिंह की अनुपस्थिति में आधिकारिक बैठक की। और अमरिंदर सिंह राजा ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि क्या दिल्ली वालों द्वारा पंजाब को कठपुतली बनाया जाएगा और किस हैसियत से और किस मुद्दे पर यह बैठक हुई है। वहीं सीएम साहब इसे सार्वजनिक करे और सर तो झुका दिया था ही और अब माथा भी टेक दिया। क्या बता दें कि इससे पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू भी पंजाब की आप सरकार पर दिल्ली द्वारा नियंत्रण किए जाने के आरोप लगा चुके और वह सिद्धू ने यहां तक कह चुके हैं कि दिल्ली में बैठे लोग अब पंजाब सरकार को कंट्रोल कर रहे हैं और उन्होंने कहा था कि दिल्ली के रिमोट कंट्रोल के लिए नई बैटरी मिल गई है। वहीं दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को JNU के पूर्व छात्र शर्जिल इमाम को बड़ा झटका दिया। और वहीं कड़कड़डूमा कोर्ट ने शर्जिल इमाम की साल 2020 के उत्तरी पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया। और वहीं शर्जिल इमाम सहित कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया और शर्जिल इमाम के खिलाफ राजद्रोह समेत अन्य धाराओं के तहत आरोप तय हो चुका है। और न्यायाधीश अमिताभ रावत ने शर्जिल इमाम की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को सच मानने के लिए उचित आधार नहीं है। और वहीं उचित आधार है और वहीं इमाम के वकील ने अदालत में कहा कि आरोपी ने कभी किसी हिंसा की वकालत नहीं की और आरोपितों ने के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और काल्पनिक हैं। और वहीं JNU के पूर्व छात्र पर नागरिकता अधिनियम और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्ट्रार पर विशेष रूप से दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया और इस दौरान जामिया विश्वविद्यालय के बाहर हिंसा भी हुई थी और साल 2020 अप्रैल में शर्जिल इमाम पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था।
और दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके भाषण से लोगों ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में दंगे किए थे और दिल्ली की अदालत ने पिछले हफ्ते दिल्ली दंगे के बड़े साजिश मामले में से आरोपियों में से खालिद सैफी द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था। और इसके अलावा आपको बता दें कि फरवरी 2020 में नागरिकता अधिनियम के समर्थकों और इसके प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा नियंत्रण से बाहर हो जाने के बाद पूर्वोत्तर दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भी हुई थी। और वहीं शेयर बाजार को आज मिले जुले ग्लोबल संकेतों के साथ टाल बिठानी पड़ रही है। और वहीं आपको बता दें कि इसका असर भी घरेलू शेयर बाजार पर है। और वहीं आज स्टॉक मार्केट में लाल निशान में ही कारोबार देखा जा रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के लाल दायरे में कारोबार कर रहे हैं और वहीं आज सेंसेक्स की शुरुआत 221 अंकों की गिरावट के साथ 58,743 के लेवल पर हुई है। और वहीं निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी की शुरुआत 90 अंकों की गिरावट के साथ 17,584 पर हुई। और आईटी और बैंकिंग शेयरों में कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है और आज के कारोबार में निफ्टी के 50 में से केवल 6 शेयरों में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। और वहीं 43 शेयरों में गिरावट दर्ज की जा रही है और बैंक निफ्टी 200 अंक से ज्यादा गिरा है। और वहीं 37,401 के लेवल पर बना हुआ और कल इन्फोसिस के नतीजों पर अब बाजार की नजर है। और कल टीसीएस के नतीजों के बाद आज आईटी शेयर थोड़ी नरमी दिखा रही है। और वहीं आज निफ्टी के सभी सेक्टोरियल इंडेक्स गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं और सबसे ज्यादा 1.70% की गिरावट के साथ मेटल शेयर दिखाई दे रहे हैं। और वहीं पीएसयू बैंक में 1.10% की बड़ी गिरावट देखी जा रही है। वहीं रियल्टी शेयर भी 0.72% टूटे। और आज के चढ़ने वाले शेयरों की बात की जाए तो मारुति 1.24% ऊपर है और वहीं HCL टेक जो है 0.53% चढ़ा है। और वहीं टीसीएस में 0.43% की बढ़त दर्ज की जा रही है। और इसके अलावा अडानी पोर्ट्स 0.10% की मजबूती पर है। और वहीं सिप्ला की बात की जाए तो सिप्ला में 0.07% का उछाल देखने को मिला। और हिंडाल्को में 3.06% और कोल इंडिया में 2.06% नीचे बने हुए हैं। और वहीं टाटा की बात की जाए और टाटा मोटर्स में 1.91% की गिरावट देखी जा रही है। और वहीं यूपी के पीलीभीत में 38 साल पहले हुए सामूहिक हत्याकांड मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और इस मामले में 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दरअसल तखान मोहल्ला में 24 अगस्त 1984 को टीकमदास चंदवानी ने साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी, बेटे और 2 बेटियों की गला रेत कर हत्या कर दी थी। और उसी दिन टीकमदास चंदवानी ने कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज कराई जिसमें कहा गया कि उसकी पत्नी और गंगा देवी और वहीं 22 साल का बेटा और प्रभुदास और वहीं उसकी बेटी पुष्पा देवी और उसकी बेटी एक और बेटी जो जिसका नाम रानू बताया गया कि उनकी अज्ञात लुटेरों ने गला रेत कर हत्या कर दी और लाखों रुपए की नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। वहीं टीकमदास ने बताया कि घटना के समय वो रात को वो छत पर सो रहा था इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं लग पाया। और वहीं कार्रवाई के दौरान पुलिस को टीकमदास पर शक हुआ और जब उन्होंने सख्ती से उससे पूछताछ की तो टीकमदास ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। और वहीं टीकमदास ने बरेली से 5 सुपारी किलर बुलाए थे और फिर 24 अगस्त 1984 की रात प्लान के मुताबिक 5 आरोपियों ने उसकी पत्नी और बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी। और मामले में पुलिस ने 38 साल पहले चार्जशीट भी दाखिल की थी लेकिन टीकमदास चंद्रवानी ने एक हाईकोर्ट में रिट डाल दी जिसके चलते पीलीभीत की कोर्ट से मुकदमे की सारी फाइलें इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दी गई और मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन इसके बाद अब फैसला आया और सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और वहीं लखनऊ के चौक काली मंदिर के महंत और ट्रस्ट सचिव ओम भारती को एक युवक के साथ कुकर्म के आरोप में सोमवार को देर रात हिरासत में ले लिया गया। और वहीं पीड़ित युवक ने चौक थाने में तहरीर दी थी और इस मामले में महंत ओम भारती के खिलाफ 354, 377, 511 का मुकदमा दर्ज किया गया था। और वहीं आपको बता दें कि मामला दर्ज होने के बाद महंत को हिरासत में ले लिया गया और महंत ओम भारती पर अनैतिक संबंध का आरोप और एक फोटोग्राफर ने लगाया। और वहीं चौक के प्रभारी
निरीक्षक प्रशांत मिश्रा ने बताया कि एक युवक ने शाम को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि बड़ी काली मंदिर के महंत ओम भारती ने उसके साथ कुकर्म किया था और पीड़ित फोटोग्राफी का काम कर रहा है और वहीं मंदिर परिसर में उसकी प्रसाद की दुकान भी है। और वहीं प्रभारी निरीक्षक प्रशांत मिश्रा ने बताया कि पीड़ित ने कहा कि मंदिर के महंत ओम भारती अक्सर उसे अपने कमरे में हाथ पैर दबाने के लिए बुलाते थे और ऐसा करने से मना करता तो दुकान खाली कराने की धमकी देता था और वहीं महंत गलत ढंग से उसे छूता भी था। और वहीं 8 तारीख की रात को मंदिर की आरती के बाद महंत ने उसे जबरदस्ती अपने कमरे में रोक लिया और इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर चौक काली मंदिर के महंत ओम भारती के खिलाफ 354, 377 और 511 पर मुकदमा दर्ज किया गया और मामला दर्ज होने के बाद महंत को हिरासत में ले लिया गया है। और वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में रामनवमी के अवसर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मस्जिदों पर जबरदस्ती भगवा झंडा फहराने का मामला सामने आया और घटना जिले के कथैया और बरूराज थाना क्षेत्र के असवारी, बंजरिया और मोहम्मदपुर की बताई गई, जहां धर्म की आड़ में पर्व के अवसर पर कुछ लोगों द्वारा सामाजिक शांति भंग करने की कोशिश की गई है और वही बदमाशों द्वारा की गई इस करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल भी हो रहा है। और इधर इस तरह का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई में भी जुट गई है। और मिली जानकारी के अनुसार रविवार को रामनवमी जुलूस के दौरान जिले के कथैया थाना क्षेत्र के असवारी, बंजरिया पंचायत और बरूराज थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर पंचायत में कुछ असामाजिक तत्वों ने मस्जिद पर भगवा झंडा लगा दिया था। हालांकि इस मामले की नजाकत को देखते हुए पहले झंडा हटाया गया और फिर पूरे मामले की जांच शुरू की गई। और घटना की पुष्टि करते हुए एसपी जयंतकांत ने बताया कि जिले में 2 जगह एक तरह की घटना घटी और दोनों ही मामले में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई और पारू में आरोपियों को चिन्हित भी किया जा चुका है और आगे की अभी कार्रवाई की जा रही है और दोषियों के खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने बताया कि पुलिस की सतर्कता से ही कोई बड़ी घटना नहीं हुई। और ध्यान देने वाली बात है कि सोशल मीडिया पर मुजफ्फरपुर जिले के 2 जगहों का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व मस्जिद पर भगवा झंडा लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। और वहीं ताज नगरी आगरा में दिव्यांगों ने अपने अंत्योदय कार्ड के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। और वहीं आपको बता दें कि भारतीय दिव्यांग यूनियन के अध्यक्ष बॉबी गोला ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हम लोग 1 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पहुंचे थे और जिसमें हमारी एक मांग ये भी थी कि सभी दिव्यांग भाई बहनों का अंत्योदय कार्ड बनवाया जाए। और वहीं 1 दिसंबर से लेकर अब तक 4 महीने बीत जाने के बावजूद भी हम दिव्यांग जनों का कार्ड नहीं बनाया गया, जिसको लेकर उन्होंने अब जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। हाँ, आज कलेक्ट्रेट में कुछ दिव्यांगजन आए और उनके द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। उसमें उनके द्वारा डिमांड की गई कि जो सारे लोगों का जो दिव्यांगजन है उनका अंत्योदय कार्ड बनाया जाए और उससे संबंधित जो भी लाभ हो उनको उपलब्ध करवाया जाए। इनके द्वारा एक लेटर भी प्रस्तुत किया गया है, निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा वहाँ से आया हुआ है और उसमें ये निर्देश दिया गया है कि जो भी पात्र हैं और जो योजना के मानक हैं उसके अनुसार इनको चिन्हित करके इनको लाभ दिया जाए। तो हम लोगों के द्वारा ये आज रिसीव किया गया है, इसको खाद्य विभाग को भेजा जाएगा। जो भी पात्र होंगे और नियमानुसार होंगे उनको वो सारे लाभ उपलब्ध कराएं। मैं सर आज यहाँ पर आया, मुख्यमंत्री आवास गए थे 1 दिसंबर को, जहाँ से हमने विभिन्न मांगे थी हमारी दिव्यांग भाई बहनों की। उनमें एक मांग थी कि सभी दिव्यांग भाई बहनों के लिए अंत्योदय कार्ड की व्यवस्था की जाए, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ से एक लिखित लेटर भी आ गया यहाँ पर और उन्होंने अभी तक उसका कोई अमल नहीं किया है। इसलिए हम दोबारा से इनको याद दिलाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं कि सभी आगरा के दिव्यांग भाई बहनों के लिए अंत्योदय कार्ड की व्यवस्था की जाए, क्योंकि दिव्यांग भाई बहनों के पास कोई रोजगार तो है नहीं। कम से कम उन्हें 35 किलो राशन भी फ्री मिलेगा तो उनका जीवन सुचारू रूप से चल सकेगा। इसी उम्मीद को लेकर हमने एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमसे कहा भी है कि आप तहसील बाई तहसील हमें लिखित में लिस्ट बना के दीजिए, हम इसके खिलाफ आपके कानूनी कार्रवाई करके आपके लिए अंत्योदय कार्ड की व्यवस्था कराएंगे। वहीं 8 मार्च को बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसमें सिपाही श्याम सुंदर के पैर में गोली लग गई थी और वहीं बरेली पुलिस ने सिपाही का बदला ले लिया। वहीं आपको बता दें कि सुबह 5 बजे ढेरी भगवानपुर तिराहे नहर रोड पर एक डिस्कवर मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की
और वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई और बदमाश अबरार के दाएं पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया और वहीं दूसरा बदमाश शकील भागने में सफल रहा है। नगर के अंतर्गत सुबह 5 बजे के आसपास पुलिस चेकिंग कर रही थी। इस दौरान 2 युवकों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी कार्रवाई पर पुलिस के द्वारा जो फायरिंग की गई उसमें अबरार पुत्र अहमद हुसैन 37 वर्ष के पैर में गोली लगी है और इसका जो अन्य साथी जो मोटरसाइकिल पे था शकील पुत्र हसीन मियां, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। ये दोनों ही डिस्कवर मोटरसाइकिल से चल रहे थे और पूछताछ में पता चला है कि 8 तारीख की सुबह एक घटना हुई थी जिसमें पुलिस के ऊपर एक फायरिंग हुई थी, जिसमें कि एक सिपाही के हमारे छर्रे लग गए थे और उस घटना में ये लोग शामिल थे और उनके जो अन्य साथी थे उनका भी नाम पते तस्दीक किए गए और जल्दी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। उनके विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और वहीं आईपीएल में सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस आमने सामने थी और इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात को 8 विकेट से बेहद आसानी से मात दी और वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मैच में पूरे वक्त हावी रही और इस टीम ने पहले गेंदबाजी में दमदार प्रदर्शन किया और बाद में व्यवस्थित बल्लेबाजी करते हुए केवल 2 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली और सनराइजर्स की ये इस सीजन की दूसरी जीत रही है। और वहीं गुजरात के लिए ये आईपीएल की पहली हार रही और गुजरात की इस हार के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा कि उनकी टीम ने बल्लेबाजी के दौरान कुछ रन कम बनाए और वहीं हार्दिक ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि बल्लेबाजी करते हुए हमने 7 से 10 रन कम बनाए और आखिरी में यही हार और जीत के फैसले में अहम बात रही और हमने गेंदबाजी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वो 2 ओवर उन्हें मैच में वापस ले आए जिसमें उन्होंने 30 रन जुटाए थे और इस दौरान हार्दिक ने सनराइजर्स के गेंदबाजी आक्रमण की खूब तारीफ भी की और उन्होंने कहा कि उसने मुझे जगा दिया और सनराइजर्स के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की और वो प्लान से चिपके रहे। वहीं जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है इसके लिए उन्हें क्रेडिट जाता है और इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी और वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों ने गुजरात के खिलाफ कसी हुई गेंदबाजी करते हुए नियमित अंतराल पर विकेट झटके और गुजरात की ओर से महज हार्दिक पांड्या और अभिनव मनोहर ही इस गेंदबाजी अटैक के सामने टिक सके और नतीजा ये हुआ कि गुजरात की टीम निर्धारित ओवर में महज 162 रन ही बना सकी। वहीं जवाबी में सनराइजर्स हैदराबाद ने बेहद सतर्कता के साथ बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट के लिए 64 और दूसरे विकेट के लिए 65 रन की साझेदारी कर जीत को आसान बना दी। वहीं अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन ने टीम को अच्छी शुरुआत दी और आखिरी में निकोलस पूरन और एडन मार्करम ने नाबाद रहते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से जीत दिला दी। और वहीं हमारे समाज में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, पर तब क्या हो जब भगवान का रूप कहे जाने वाले बच्चों के जरिए परिवार या करीबी रिश्तेदार अपने रंजिश के चलते मासूम बच्चे की हत्या कर दें। और क्या कुछ पूरा मामला है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आपसी रंजिश के चलते हरियाणा के करनाल का रहने वाला मासूम जश आज हमारे बीच नहीं है। करनाल में 4 साल के मासूम जश की मौत मामले में पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जश की चाची को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश कर दिया है। आपको बता दें, पिछले दिनों करनाल में एक मासूम का अपहरण कर उसका कत्ल कर दिया गया था, जिसके चलते पुलिस ने काफी खोजबीन कर जश की चाची को गिरफ्तार कर लिया है। अभी आपने देखा किस तरह मां रो रो कर अपना हाल बयान कर रही है, लेकिन अब उसका मासूम जश कभी वापस नहीं आएगा। 5 अप्रैल मंगलवार की रात करनाल के गांव कलामपुर में उस वक्त हंगामा मच गया जब 4 साल का मासूम अपने घर से गायब हो गया और तभी गांव वालों ने अनन फनन में पुलिस को जानकारी दी और जश को ढूंढने में लग गए, लेकिन 24 घंटे बाद तक भी जश का कुछ पता नहीं चल पाया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने रोड पर जाम तक लगा दिया। पुलिस ने शक के चलते एक बाबा को गिरफ्तार कर लिया जो गांव से एक झोले में कुछ ले जाते नजर आ रहे थे, लेकिन बुधवार को कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी।
जश के घर के पास वाले घर की टीन शेड पर जश की डेड बॉडी मिली। बोले पता नहीं क्या होया क्या नहीं, ये तो ऐसा भी काम हो रहा था। हम तो जब जीट रोड जाम करने के लिए आ रहे थे, हमने रोक रहा था, हमने उस टाइम ही शक हो रहा था। ये कह रहे नहीं वहाँ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इनने ये बात हो रही थी भैया इधर उधर हो वहाँ, और हम इन मतिंगी रफा दफा करा, गुमराह किया जा रहा था। हाँ गुमराह कराया जा रहा था। डोल के पीछे लड़ाई थी। हाँ डोल के सुबह 5 बजे हमारे को बोला गया तुम अरे यहाँ पे। अभी आधे घंटे पहला मेरे सामने मैंने उससे वहाँ जाके बोलिया महाराजस कर दियो कोई काम। बोले ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा पक्का श्योर है। बोले फिर बनती ना काम करे उसकी वाइफ ना जी। हमने पूरा शक उसकी मम्मी ने और उसकी वाइफ ने यू काम करे, खुद मानने यह बात हो। मेरे मुंह उनके बच्चे नहीं हैं। उनके बच्चे हैं जी। पुलिस अभी यहाँ से किसको उठाकर लेकर गई है? ये राजेश को लेके गई है जी। मामला फिर और पेचीदा होने लगा क्योंकि पास वाला घर किसी और का नहीं बल्कि जश के चाचा का था। वहीं आपको बता दें कि जश के पिता पिछले 4 महीने से विदेश में नौकरी कर रहे हैं और 6 महीने पहले कुछ जमीनी विवाद के चलते जश की और उसके चाचा की कहासुनी हो गई थी, जो उस समय गांव के पंचायत के जरिए सुलझा ली गई थी। पर किसे पता था कि राजेश का परिवार जश के पिता से रंजिश मना बैठा था और मौका पाते ही जश के जरिए परिवार से बदला लेगा। जश के चाचा अमन ने पहले ही राजेश के परिवार पर शक जाहिर किया था कि एक 4 वर्षीय बच्चा गायब है। उसके बाद में वहाँ के परिजनों ने किसी बाबा पे शक किया था। पुलिस ने बाबा से पूछताछ भी की थी, उसकी भूमिका हमें प्राइमा फेसिया नहीं मिली थी। उसके बाद में परिजनों के बयान पे इंदिरी थाने में धारा 365 IPC के तहत हमने मुकदमा दर्ज किया था और गांव के आसपास में सर्च अभियान शुरू किया था। अगले दिन सुबह बच्चे की जो डेड बॉडी है वो एक शेड के ऊपर मिली थी। उसका मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो डेथ है वो स्ट्रेंगुलेशन की वजह से हुई है। जितनी भी केस प्रॉपर्टीज थी जो या डॉक्टर ने जो भी पुलंदे हैंडओवर किए थे वो हमने FSL लैब में एग्जामिनेशन के लिए भेज दिए हैं। साथ ही जो व्यक्ति हमें संदिग्ध लग रहे हैं उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी से ही हम इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक ले जा पाएंगे। लेकिन अब पुलिस ने जश की चाची राजेश के बेटे की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश भी कर दिया है। पुलिस का कहना है कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं, पर देखना ये होगा कि क्या जश की चाची ही पूरे मामले की मास्टरमाइंड है या अभी इस मामले में और भी लोग शामिल हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।